हाय गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी संविधान की प्रस्तावना। अक्सर जो कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रस्तावना दी हुई होती है। जो चैप्टर्स के पहले प्रस्तावना को पढ़ना होता है। प्रस्तावना जो होती है उसके अंतर्गत जो भी चैप्टर्स आपके बुक में दिए हुए होते हैं उससे रिलेटेड प्रस्तावना में सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। इस बुक को लिखने का क्या उद्देश्य है और उस बुक को किन के लिए विशेषता बनाया गया है, ये उस प्रस्तावना में लिखी होती है। उसी प्रकार हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत किसके लिए ये बुक लिखी गई है और क्या क्या इसके अंतर्गत हो सकता है, ये हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। तो हम लोग प्रस्तावना के बारे में आज पढ़ेंगे। मैंने लिखा है, चूँकि आज मैं गांव चली आई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो प्रस्तावना का मैं बनाती हूँ और आप लोग को अच्छा लगेगा ज़रूर। तो प्रस्तावना में है हम भारत के लोग, भारत को, यानी प्रस्तावना हमारी शुरू होती है हम भारत के लोग से। ये किसी राजा महाराजा का शासन नहीं है, यहाँ भारत के लोगों का शासन है और भारत को गणराज्य कहा जाता है। ठीक है, गणराज्य मतलब जनता के द्वारा चुने हुए नेता जो होते हैं या जनता के द्वारा चुने हुए नेता कानून बनाते हैं या शासन करते हैं भारत पे। ठीक है, तो भारत के लोग यानी हम भारत के लोग भारत को, उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेज़ों से आज़ाद होने से पहले हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम अपना कोई भी निर्णय स्वयं से नहीं ले सकते थे। हमारा निर्णय कौन लेता था? अंग्रेज के जो वायसराय होते थे वो, या इंग्लैंड की महारानी के द्वारा हमारा निर्णय, विदेशी निर्णय या इंटरनल कोई डिसीजन लेना हो देश के अंदर या कोई एक्सटर्नल विदेशी से संपर्क के बारे में, तो वो उसका सारा जो डिसीजन होता था वो या तो महारानी का होता था, ब्रिटेन की महारानी का, या महारानी के द्वारा नियुक्त किए हुए जो अंग्रेज अफसर होते थे वो हमारे देश पे उनका निर्णय होता था। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ कि अब कोई भी कंट्री, कोई भी देश हमारे भारत के निर्णयों पे और किसी का कोई अधिकार नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ भारत मतलब इंडिया जो है वो अपने देश के सभी निर्णयों में स्वतंत्र है। कोई जो भी चाहे वो निर्णय ले सकता है। समाजवादी मतलब ये जो हमारा जो देश है वो समाज को सर्वोपरि मानेगा। पंथ निरपेक्ष मतलब इसका कोई पंथ नहीं होगा, कोई धार्मिक राज्य नहीं है ये नहीं कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो मुस्लिम धर्म के अपेक्षा करेंगे या ईसाई धर्म की उपेक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। पंथ निरपेक्ष मतलब सभी पंथों को मानने वाला। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी कोई धार्मिक राज्य नहीं, निरपेक्ष किसी के भी पक्ष में नहीं है, तटस्थ है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक मतलब लोक का तंत्र है, जनता का तंत्र यहाँ पे है। गणराज्य मतलब जनता गणों को, जो जनता गणमान्य लोगों को चुन करके संसद में भेजती है और वो जनता के लिए नियम कानून बनाते हैं और उसके अनुसार शासन चलता है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब हम जो संविधान लिख रहे हैं ये संविधान लिखने के लिए जो संविधान निर्माता थे वो एक तरह से शपथ ले रहे हैं कि हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे। मतलब किसी और का आदेश नहीं मान्य होगा, सिर्फ भारत जो है वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। समाजवादी है मतलब समाज को सर्वोपरि मानता है। किसी भी एक धर्म, पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी एक धर्म को नहीं मानने वाला है, सभी धर्मों का आदर करने वाला है। लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतंत्र का शासन है, जनता का शासन है। गणराज्य मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेजेगी और वो जो भी नियम कानून सिस्टम बनाना होगा वो
बनाएंगे नागरिकों को, और वो जो संविधान बना रहे हैं वो अपने नागरिकों के लिए क्या क्या करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपको लगता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तो बहुत आसान है, कोई आसान नहीं है। जो उस समय का जो टाइम था, उस समय ऐसी चीज़ें थी, कोई भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता नहीं थी। ठीक है, समाज जो था वो कई वर्गों में बटा हुआ था, और कोई ऊंच जाति, कोई नीच जाति, मतलब हर किसी में आपस में वैमनस्यता थी कि ये छोटा है, ये है, क्योंकि शिक्षा का अभाव था और हर चीज़ से उस समय सुविधाएं नहीं थी, शिक्षा का अभाव था। इसके वजह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मतलब सभी को सभी लोग बराबर, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। अर्थात समाज में सभी लोग समान हैं। सामाजिक रूप से कोई ऊंच नीच, जाति पाति ये सब का भेदभाव नहीं है। आर्थिक रूप से समान है, यानी सभी को अपना कमाने का, अपनी जीविका चलाने का अधिकार है। ये नहीं कि इस पोस्ट पे आप नहीं आ सकते, इस पोस्ट पे ये व्यक्ति नहीं आ सकता। हर भारत के प्रत्येक पोस्ट पे, प्रत्येक स्थान पे जो भी पोस्ट है, या राष्ट्रपति की पोस्ट हो या किसी अधिकारी की पोस्ट हो, हर पोस्ट पे सभी को समान अधिकार है। सब अपने गुणों और अपनी कुशलता के आधार पर उस स्थान तक पहुंच सकता है। विचार अभिव्यक्ति, यानी सभी को बराबर न्याय मिलेगा। कौन कौन सा न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ये तो आपको इजली याद हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समाज में हम रहते हैं, अर्थ कमाते हैं और राजनीति की बातें करते हैं। इजली याद हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हों, क्योंकि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। तभी हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी बोल देते हैं कि ये ऐसा काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। इतना इजी रूप से हम अपने राष्ट्रपति को भी बोल देते हैं अगर कोई वो गलत काम कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री को भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है हमारे संविधान के द्वारा। अन्यथा कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री व्यक्ति कोई आपकी बातें बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हमें क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि संविधान में आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप किसी पे भी विश्वास रख सकते हैं, किसी भी भगवान पे, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, किसी प्रकार की उपासना कर सकते हैं। ये हर प्रकार की स्वतंत्रता है आपको। किसी पे भी विश्वास करिए, कोई भी धर्म अपनाइए, किसी भी प्रकार से उपासना करिए, ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन स्वतंत्रता आपकी तभी तक है जब तक आप किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं। कोई भी किसी की भी स्वतंत्रता तभी तक मान्य होती है जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता मतलब सभी को हर प्रतिष्ठित व्यक्ति को प्रतिष्ठा का अधिकार है। मतलब ये नहीं कि कोई किसी को गाली दे दे, कोई किसी को कुछ बोल दे, ऐसा किसी के पास अधिकार नहीं है। तो प्रतिष्ठा का अधिकार है। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए मतलब सभी को समान अवसर प्राप्त हैं हर फील्ड में। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आराम से बिजनेस करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़िए। आप किसी भी जात बिरादरी, किसी भी फील्ड से आए हों, किसी भी लेवल से आए हों, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो उन सब में
अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। मतलब किसी भी व्यक्ति को सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। वो ये नहीं कि कोई किसी का अपमान कर दे, नहीं, कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा है, वो उसकी गरिमा बनाए रखना है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तो क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता। देखिए, एकता और अखंडता, यही अखंडता शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये जो अखंडता शब्द है वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब एकता और अखंडता, मतलब पूरा भारत एक है और अखंड है, इसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। और ये आपस में बंधुता है, मतलब आपस में भाईचारा है। इसके लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में हम आज उस दिन की तारीख पड़ी हुई है जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत करते हैं यानी लागू कर देते हैं, अधिनियमित मतलब नियम से चलाते हैं, आत्मार्पित मतलब हम भी अपने को आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने संविधान की प्रस्तावना को समझा और पढ़ा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि संविधान को जो मूल रूप में लिखा गया था तो कौन सी भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में हमारे संविधान को लिखा गया था, ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।